फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वेडनेस ऑडिट पर। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 32 में जो रिट्स दी गई है उनकी। आज की इस वीडियो में हम 3 रिट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हैबिस कॉर्पस, फिर मैंडेमस एंड फिर प्रोहिबिशन। सर्शियरी एंड कोवेरेंटो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर 5 रिट्स विच आर मेंशन अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में टोटल 5 रिट्स की बात की गई है। क्या क्या? हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी एंड कोवेरेंटो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि एग्ज़ाम में इनमें से आपको कोई भी एक रिट आपसे अलग अलग पूछ सकते हैं। आपको सारी रिट्स तो आई थिंक नहीं पूछी जाती। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो बाई चांस पूछी जा सकती है, वैसे ज़्यादा नहीं पूछी जाती। इनको अलग अलग ही पूछा जाता है, एक एक को अलग अलग कि हैबिस कॉर्पस क्या होता है और इसमें क्या क्या, मतलब इसमें क्या क्या होता है, या मैंडेमस क्या होता है, प्रोहिबिशन क्या होता है, सर्शियरी क्या होता है, कोवेरेंटो क्या होता है। तो आप इसे अच्छी तरह से एकदम दिमाग में बैठा कर जाइएगा क्या क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हैबिस कॉर्पस से। हैबिस कॉर्पस इज अ लैटिन टर्म विच लिटरली मीन्स यू मे हैव द बॉडी। हैबिस कॉर्पस जो है वो एक लैटिन टर्म है, लैटिन टर्म से लिया गया है। एंड विच इसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी। द रिट इज इशूड इन फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर कॉलिंग अपॉन अ पर्सन बाय हुम अनदर पर्सन इज डिटेन्ड टू ब्रिंग दैट पर्सन बिफोर द कोर्ट and to let the court know by what authority he has retained the person। इस रिट में क्या होता है कि किसी एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को डिटेन करके रखा हुआ है, तो जो कोर्ट होता है वो एक रिट जारी करता है कि आप उस व्यक्ति को जिसे आपने डिटेन किया है, उस व्यक्ति को आप कोर्ट के सामने लाइए, उसकी तरफ से भी बात करने का उसे मौका दीजिए। The main object of the writ is to give quick and immediate remedy to a person who is unlawfully detained by the person, whether in prison or private custody। इसका मेन ऑब्जेक्ट है कि जो पर्सन को अनलॉफुली डिटेन करके रखा गया है, या तो किसी प्रिजन में या प्राइवेट कस्टडी में, उसको एक क्विक एंड इमीडिएट रेमेडी प्रोवाइड कराना। इसमें केस है कानू सिंघाल वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दार्जिलिंग का। The Supreme Court held that while dealing with the application of writ of habeas corpus, production of the body of the person alleged to be unlawfully detained was not essential। कि आप जिस व्यक्ति को आपने डिटेन करके रखा हुआ है, अगर मतलब उसकी बॉडी का वहाँ आना ज़रूरी नहीं होता है कोर्ट में। The top-ranking Naxalite leader Kanu Singh was arrested in 1971 and was detained without trial in the विशाखापट्टनम जेल, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गया, विशाखापट्टनम जेल। ही मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट फॉर द रिट अंडर आर्टिकल 32 चैलेंजिंग द लीगलिटी ऑफ हिज डिटेंशन एंड प्रेइंग फॉर द कोर्ट्स ऑर्डर फॉर हिज प्रोडक्शन बिफोर द कोर्ट। इसमें एक नक्सलाइट लीडर थे कन्नू सिंह, उनको अरेस्ट करके रखा गया और बिना ट्रायल के ही उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मूव किया और उन्होंने रिट जारी करने के लिए बोला। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिट जारी करी आर्टिकल 32 में कि आप उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रस्तुत कीजिए। द कोर्ट इश्यूड द रूल निसी बट नॉट द प्रोटेक्शन ऑफ द डिटेन्यू। कि उन्होंने एक निसी रूल जारी किया, बट उसमें ये नहीं था कि आप बॉडी को ही लाए कोर्ट के सामने। भगवती जी हेल्ड दैट इन रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस अंडर आर्टिकल 32 द प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द पर्सन डिटेन्ड बिफोर द कोर्ट वाज नॉट नेसेसरी फॉर हियरिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द रिट पिटीशन बाय द कोर्ट। की प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी बिफोर द कोर्ट इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता है आर्टिकल 32 में। हु कैन अप्लाई फॉर द रिट, कौन अप्लाई कर सकता है? द जनरल रूल इज दैट एन एप्लीकेशन कैन बी मेड बाय अ पर्सन हु इज इलीगली डिटेन। जिस पर्सन को इलीगली डिटेन करके रखा गया है वो एक एप्लीकेशन दे सकता है। But in certain cases, an application of habeas corpus can be made by any person on behalf of the prisoner, that is a friend or relation। But अगर कोई सिचुएशन अलग है तो उसमें कोई भी नियर रिलेशन में जो भी फ्रेंड होगा या कोई भी व्यक्ति होगा तो वो उसके बिहाफ पर भी habeas corpus रिट फाइल कर सकता है। एंड in an application for a writ of habeas corpus, the Supreme Court will not follow strict rules of pleading nor place undue emphasis as to question as to on whom the burden of proof lies। कि अगर एक एप्लीकेशन दी गई है हैबिस कॉर्पस रिट को जारी करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखेगा कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल दिखाएगा कि आपको, या किसी भी चीज़ पर अनड्यू मतलब बिना मतलब का जोर डालेगा कि किस पर वो प्रूफ करने का बर्डन होगा। Where large masses of people are poor, illiterate and ignorant, and access to the courts is not easy on account of lack of financial resources, it would be most unreasonable to insist that the petitioner should set out clearly and specifically the grounds on which he challenges the order of detention। इस देश में, इंडिया जैसे देश में जहाँ पर most of the people are poor,
मतलब आधे से ज़्यादा जनता जो है वो पुअर है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो अगर आप ऐसे देश में ये कहने लगे कि आपको जो PIL फाइल करनी है वो एकदम मतलब रिट पिटीशन के लिए, हैबिस कॉर्पस रिट के लिए जो आप लेटर फाइल कर रहे हो, कोई भी पिटीशन फाइल कर रहे हो, वो एकदम लॉ की लैंग्वेज में ही होना चाहिए, तो ये आप एक्सपेक्ट उससे नहीं कर सकते हैं। द बर्डन ऑफ प्रूफ टू आइडेंटिफाई टू जस्टिफाई डिटेंशन हैज़ ऑलवेज बीन प्लेस्ड ऑन द डिटेनिंग अथॉरिटी। जिस अथॉरिटी ने दूसरे पर्सन को डिटेन करके रखा गया है उस पर ही जस्टिफाई करने का जो बर्डन होगा वो होगा। The writ of habeas corpus can not only be used for releasing a person illegally detained, but it will be also used for protecting him from treatment inside jail. जो habeas corpus की रिट होती है वो केवल illegally detained के से ही नहीं बचाती, बट उसके साथ ही साथ उसको प्रोटेक्ट करती है जो भी उसके जेल के अंदर उसके साथ जो बिहेवियर किया जा रहा था। कृष्ण अय्यर जे डिक्लेयर्ड द डायनेमिक रोल ऑफ जुडिशियल रेमेडीज आफ्टर बाट्रा's case imparts to the habeas corpus writ a versatile vitality and operational utility that makes the healing presence of the law live up to its reputation on position of liberty even within jails. When it will lie, the writ of habeas corpus will lie if the power of detention vested in an authority was exercised mala fide and is made in collateral or ulterior purposes. जहाँ पर एक अथॉरिटी को जो पावर्स दी गई है वो उसका बुरे मन के साथ यूज़ करता है या उसके पर्पसेस ठीक नहीं होते हैं, तो वहाँ पर ये रिट जो है वो दी जाती है। AK गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के इसमें ये कहा गया था। बट इफ़ द डिटेंशन इज जस्टिफाइड द हाई कोर्ट विल नॉट ग्रांट द रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस। अगर जो डिटेंशन किया गया है दूसरे व्यक्ति का वो जस्टिफाइड कर सकता है डिटेनिंग अथॉरिटी, तो तब ये रिट इशू नहीं करी जाएगी। इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड द डिटेंशन इज इलीगल। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो जो डिटेंशन होगा वो लीगल होगा। इफ द डिटेंशन इज मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, द लॉ मस्ट बी वैलिड लॉ एंड प्रोसीजर मस्ट बी स्ट्रिक्ट फॉलोड। आर्टिकल 21, जब डिटेंशन किया जाएगा वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डेंस में ही किया जाना चाहिए, और जिस लॉ के अकॉर्डेंस में आपने डिटेंशन किया है वो लॉ वैलिड होना चाहिए, और जो प्रोसीजर है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। दैट डिटेंशन इज लॉफुल इफ द कंडीशन लेट डाउन इन आर्टिकल 22 इज कंप्लाइड विद। डिटेंशन जो होगा वो लॉफुल होगा अगर जो आर्टिकल 22 में जो कंडीशन दी गई है अगर वो फुलफिल होती हैं तो। द डिटेंशन बिकम्स अनलॉफुल इफ अ पर्सन हु इज अरेस्टेड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 hours ऑफ इज अरेस्ट एंड ही विल बी एंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन द रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस। डिटेंशन जो होगा वो अनलॉफुल हो जाएगा अगर जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है, अगर उस व्यक्ति को आपने मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे से पहले प्रस्तुत नहीं किया तो जो आपने डिटेंशन किया है वो अनलॉफुल हो जाएगा, और हैबिस कॉर्पस के रिट आप जारी कर सकते हैं, मतलब कोर्ट कोई सा भी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। द लेजिस्लेचर विच डिप्राइव्स अ पर्सन ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी बाय लॉ मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू मेक दैट लॉ। इफ द लॉ इज अनलॉफुल द डिटेंशन विल बी अनलॉफुल। अगर जो जिस लॉ के तहत आपने डिटेन किया है दूसरे पर्सन को वो अनलॉफुल है तो जो डिटेंशन होगा वो भी अनलॉफुल हो जाएगा। दिस रिट कैन नॉट बी इशूड इन द केसेस वेयर डिटेंशन इज लॉफुल। ये रिट वहाँ पर जारी नहीं होगी जहाँ पर जो डिटेंशन है वो लॉफुल है। डिटेन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और लेजिस्लेचर, डिटेन बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट इफ आउटसाइड द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट। इसके बाद बात करते हैं मैंडेमस की। हैबिस कॉर्पस हमने कंप्लीट किया है, इसके बाद बात करते हैं मैंडेमस की। मैंडेमस मीन्स द ऑर्डर और वी कमांड। इसका मतलब होता है द ऑर्डर और वी कमांड। मैंडेमस इज एन ऑर्डर फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी टू perform an act which falls within its duty. It is issued to a public official to do a thing which is a part of his official duty but which is he has failed to do so far. ये एक हायर कोर्ट के द्वारा एक लोअर कोर्ट को एक रिट जारी की जाती है अगर जो लोअर कोर्ट है वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता है, जो उसकी जो भी ड्यूटीज़ हैं वो फुलफिल उन्हें नहीं कर पाता है, तो जो हायर कोर्ट होगा वो उस लोअर कोर्ट को ये रिट जारी करता है। दिस रिट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट, इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ अ कोर्ट टू इशू सच रिट्स। When it will lie, the writ or order in the nature of mandamus would be issued when there is a failure to perform a mandatory duty. जो mandamus writ है वो जब जारी की जाएगी जब जहाँ पर जो एक मैंडेटरी ड्यूटी होगी अगर आप उसे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इट कैन ओनली बी ग्रांटेड when there is an applicant when there is in the applicant a right to compel the performance of some duty cast upon the authority. A private right cannot be enforced by the writ of mandamus. mandamus के writ के द्वारा एक प्राइवेट राइट आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं।
It can be issued to public authority to restrain it from acting under a law which has been declared unconstitutional. The chief function of a writ is to compel the performance of public duties prescribed by statute and to keep subordinate tribunal and officers exercising public functions within the limits of their jurisdiction. The High Court have the power to issue a writ of mandamus where the government or a public authority has failed to exercise or has wrongly exercised the discretion conferred upon it by a statute or a rule or a police decision of the government, or has exercised such discretion mare fide or an irrelevant considerations, or by ignoring the relevant considerations and materials, or in such a manner as to frustrate the object of conferring such discretion of the policy for implementation such discretion. ये बात कही गई थी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस के.एस. जगन्नाथ के केस में. व्हेन इट विल नॉट लाई, व्हेन द ड्यूटी इज मेरली डिस्क्रिशनरी नेचर, जहाँ पर जो ड्यूटी है वो डिस्क्रिशनरी होगी नेचर में, तो वहाँ पर ये रिट इशू आप नहीं करवा सकते हैं. इसमें केस है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस मांडवरा. द एमपी गवर्नमेंट मेड अ रूल मेकिंग it discretionary to grant clearance allowance to the employees at a particular rate. एमपी गवर्नमेंट ने ये डिस्क्रिशनरी कर दिया था कि आपको एम्प्लॉयज़ को एक अलाउंस देना होगा. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that the writ of mandamus could not be issued to compel the government to exercise its power. It does not lie against a private individual or any private organization because they are not entrusted with a public duty. It cannot be granted to enforce an obligation arising out of contract. Bihar EGF Cooperative Society versus शिपाही सिंह के केस में ये बात कही गई थी. इसके बाद थर्ड रिट है प्रोहिबिशन, और आज की ये लास्ट रिट है सर्शियरी एंड कोवेरेंटो. हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. प्रोहिबिशन. द रिट ऑफ प्रोहिबिशन मीन्स टू फॉरबिड और टू स्टॉप एंड इट इज पॉपुलरली नोन एज स्टे ऑर्डर. प्रोहिबिशन का मतलब, द रिट ऑफ प्रोहिबिशन का मतलब होता है फॉरबिड या किसी को स्टॉप कर देना. ये पॉपुलरली नोन है कि एक स्टे ऑर्डर के नाम से. दिस is issued when a lower court or a body tries to transgress the limits or powers vested in it. जहाँ पर एक लोअर कोर्ट अब या कोई बॉडी ट्राई करता है कि वो अपनी पावर को बढ़ा सकता है. It is a writ issued by a superior court to a lower court or a tribunal forbidding it to perform an act outside its jurisdiction. After the issue of this writ, proceedings in the lower court etc. come to a stop. ये रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट एक लोअर कोर्ट को, सुपीरियर कोर्ट एक लोअर कोर्ट को, और उसे रोक देता है अगर वो अपनी पावर को जो एक्सरसाइज कर रहा था वो एक्सटेंड करने की कोशिश करता है, तो वो उसे एक स्टे ऑर्डर लगा देता है. दिस रिट इज इशूड इन बोथ केसेस वेयर देयर इज एक्सेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन एंड वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ ज्यूरिडिक्शन. ये रिट दोनों जगह जारी कर सकते, इशू हो सकती है जहाँ पर ज्यूरिडिक्शन का एक्सेस हुआ है या जहाँ पर एब्सेंस है ज्यूरिडिक्शन का. Distinction between certiorari and prohibition. Both the writs are issued with the object of restraining the inferior courts from exceeding their jurisdiction. दोनों रिट इशू की जाती हैं एक inferior court को उसकी jurisdiction powers को जो वो exceed कर रहा है उसे रोकने के लिए. When an inferior court takes up for hearing a matter over which it has no jurisdiction, the person against whom the proceedings are taken can move the Supreme Court for a writ of prohibition, and on that an order will issue prohibiting the inferior court from continuing the proceedings. If the court hears the cause or matter and gives a decision, the party aggrieved would have to move the Supreme Court for a writ of certiorari. On that an order will be made quashing the decision on the ground of jurisdiction. When the case is pending before the court but it has not finally been disposed of, the Supreme Court has to apply both prohibition and certiorari. Prohibition to prevent the court to proceed further with the case, and certiorari for quashing what had already been decided. जहाँ पर एक केस पेंडिंग है कोर्ट के सामने और अभी तक उसका जो डिसीजन है वो नहीं आया है, तो हाँ उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट दोनों रिट जारी कर सकता है, प्रोहिबिशन भी और certiorari भी. ये बात कही गई थी हरिविष्णु कमात वैसे अहमद इशाक के केस में. The object of the writ of prohibition is in short prevention rather than cure, while certiorari is used as a cure. Prohibition, like certiorari, lies only against judicial and quasi-judicial bodies. It does not lie against a public authority which acts purely in an executive or administrative capacity, not to a legislative body. Prohibition certiorari की तरह
केवल और केवल जुडिशियल और क्वासी बॉडीज़ के अगेंस्ट ही फाइल की जाती है, के लिए ही इशू की जाती है, ये पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू नहीं की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा 3 रिट्स, क्या क्या, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस एंड प्रोहिबिशन। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आया होगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।